हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, 100 बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ ऑसिलेशन एंड वेव्स फॉर नीट एग्जाम। नीट में जो फिजिक्स वाला पार्ट रहने वाला है उसके लिए हम ये सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम लगभग हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं, इस चैप्टर की बात करूं ऑसिलेशन एंड वेव्स की, इसके मैंने 100 क्वेश्चंस निकाले हैं। और दूसरे चैप्टर्स आएंगे, उनमें जहां जितने निकलेंगे हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको अराउंड 70 to 100 क्वेश्चंस हर चैप्टर से कराए जाए। तो ये जो सीरीज है, इसमें सबसे पहले हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है ऑसिलेशन एंड वेव्स, और उसको भी हम 4 या 5 पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम पहला पार्ट ले रहे हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग के शुरू के 20 क्वेश्चंस लेंगे। ये जो सीरीज होगी इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो नीट एग्जाम लेवल के होंगे या उससे थोड़े से एडवांस लेवल के होंगे। तो यदि आप वो स्टूडेंट हैं जो जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहा है या कह ले कि जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए भी ये सीरीज यूजफुल होने वाली है। तो लेक्चर को स्टार्ट करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें हमें गिवन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg and in motion along the x-axis given by u is equals to 4 1 minus cos 2x joule where x is in meters and the period of a small oscillations। तो भाई इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, ठीक है। और उसके बाद हमें पूछा क्या है, स्मॉल ऑसिलेशन निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो क्या प्रोसेस रहेगा कि हमें पता है कि जो फोर्स है और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें क्या रिलेशन होता है, F इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स। यानी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में या डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो हमें नेगेटिव ऑफ फोर्स की वैल्यू मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो ये क्या लिखा हुआ है, 4 1 माइनस कॉस और कॉस 2x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको एक बार एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड कर दोगे तो ये इजी हो जाएगा समझना कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है। तो 4 मल्टीप्लाई होगा तो 1 बनेगा, माइनस ये बनेगा 4 cos 2x, ये बनेगा, है ना। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना आप चालू करो। तो यहाँ लिखा मैंने f, और इसका जब डिफरेंशिएशन आप करोगे तो 4 का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, 0, क्योंकि 4 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। फिर यहाँ पे माइनस का माइनस रहेगा ही, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है तो माइनस आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 4 रहेगा ही रहेगा, cos 2x का मल्टीप्लिकेशन, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, sin 2x, और 2 मल्टीपल में है तो यहाँ पर आके 2 मल्टीपल में हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो f की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, वो बनेगी माइनस ऑफ 8 sin 2x। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए बताना है। तो हमें पता है कि यदि एंगल स्मॉल हो, फॉर स्मॉल एंगल्स यदि एंगल छोटा हो तो हम साइन थीटा की वैल्यू जो है उसको थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो साइन 2x है उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 2x के बराबर लिख सकते हैं। साइन 2x इक्वल्स टू 2x, अगर एंगल छोटा है तो, स्मॉल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे, हम लिख देंगे f इक्वल्स टू माइनस 8 इंटू 2x, यानी कि 16x हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 16x। अब जो फोर्स है वो उसको किसके बराबर कर देंगे हम, ma, न्यूटन सेकंड लॉ से, न्यूटन्स लॉ से। तो ma इक्वल्स टू माइनस ऑफ 16x, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो m d2x अपॉन dt2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 16x। तो यहाँ से हमें जो ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, इसको अगर आप एक्चुअल इक्वेशन के फॉर्म में बनाओगे तो ये ऐसा बन जाएगा, d2x अपॉन dt2 प्लस 16 बाई m इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि जो m है और जो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 16 बाई m, ठीक है। अब m जो है वो देखा है 1 किलोग्राम, तो m अगर 1 किलोग्राम है तो दैट मीन्स ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर आ गया वो 16, और सिर्फ ओमेगा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। अब ओमेगा किसके बराबर है, 2 पाई अपॉन टी, और 2 पाई अपॉन टी किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। तो टी किसके बराबर हो गया, 2 पाई बाई 4, और सिंप्लीफाई करोगे तो टी की वैल्यू आ गई पाई बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड हो जाएगा इसका वो कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 सेकेंड्स। अब ये जो क्वेश्चन है
ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो हम सीरीज़ लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम 100 बेस्ट क्वेश्चंस लेके आए हैं अलग अलग चैप्टर्स से। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जो कौन सा चल रहा है, वेव्स एंड ऑसिलेशन चल रहा है, जिसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो नीट वालों के लिए तो यूज़फुल है ही, अगर जेई वाला कोई बच्चा उसको भी देख रहा है तो जेई मेंस के लिए मैं कहूँगा कि ये जो क्वेश्चंस है आपको भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज हैविंग वेलोसिटी v1 एंड v2 एंड डिस्टेंस x1 एंड x2 रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है एसएचएम के केस में, v इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें वेलोसिटी v1 है किसके रेस्पेक्ट में, x1 के रेस्पेक्ट में, और वेलोसिटी v2 है किसके रेस्पेक्ट में, x2 के रेस्पेक्ट में। तो हम दो इक्वेशन बना लेंगे यहाँ से। क्या क्या इक्वेशन बना लेंगे, एक बार लिख लेंगे v1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन हम बना लेंगे v2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, इसको लिख देंगे हम इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे सेकंड से, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। तो फर्स्ट को डिवाइड कर दोगे सेकंड से तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब क्या करना है, अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो इतना तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स तो आप जानते होंगे। जनरली होता ये है कि नीट का जो बच्चा है वो उसके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि मैथमेटिक्स की वजह से उसके क्वेश्चन अटकते हैं, पर इतना मैथमेटिक्स तो आपको आता होगा। तो v1 स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर से, और v2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया किससे, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर से। तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बना, ए v1 स्क्वायर ए स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, और ये क्या बना, ए स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ट्रांसपोज करेंगे तो ये x वाले एक साइड ले लो और a वाले एक साइड, तो ये बन जाएगा v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर ए स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर v1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से दोनों साइड से अगर माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, इधर से भी और इधर से भी, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है, तो होपफुली जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
इस वाले क्वेश्चन में हमें बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास m executing simple harmonic oscillation about the origin on the x-axis, its potential energy ux is equals to kx cube, where k is positive constant. If the amplitude of oscillation is a, then its time period t is. तो इस क्वेश्चन को करने का हमारा प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहला तो वही प्रोसेस जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, क्या कि f इज इक्वल्स टू माइनस डी यू ओवर डी एक्स, ये लिखना है हमें, ठीक है। तो f इज इक्वल्स टू माइनस डी ओवर डी एक्स और u की वैल्यू कितनी है? के एक्स क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप यहाँ क्या बनेगा? ये बनेगा 3kx स्क्वायर। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमें पता है जो इसकी इक्वेशन होती है, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है? लेट इक्वेशन ऑफ मोशन वो है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। और इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या होती है? d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। या फिर इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ d2x अपॉन dt2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x। भाई ये चीज़ सबको पता है ना, ये मैंने कैसे लिखा है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी वैल्यू होती है। अब मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड m से। तो ये d2x ओवर dt2 है जो किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के बराबर है। तो पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, d2x ओवर dt2 इक्वल्स टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर x, और ये चीज़ एक्सेलरेशन है तो ये ma इक्वल्स टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। इसको लिख दिया इक्वेशन 2। और ये जो इक्वेशन फर्स्ट लिखी हुई है यहाँ पर भी लिखा हुआ है f, और ये भी किसके बराबर होगा? ma के। तो 1 और 2 को मैं क्या कर दूंगा? बराबर कर दूंगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं बराबर करूंगा तो क्या बनेगा? माइनस 3kx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर x, ये बनेगा। एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू कितनी आई? 3kx अपॉन m, यानी कि सिर्फ ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी? 3kx अपॉन m। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें क्वेश्चन में पूछा है टाइम पीरियड। तो ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई ओवर टी। तो ये 2 पाई ओवर टी किसके इक्वल टू हो गया? 3kx अपॉन m के। तो यहाँ से ये जो t है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई m ओवर 3kx। अब जो x है यहाँ पर हमने कंसिडर किया हुआ है कितना? a साइन ओमेगा t। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई m ओवर 3k, x की वैल्यू a साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी किसकी? टाइम पीरियड की, ठीक है। तो होपफुली ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो आप सभी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। इन केस यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ आपकी जो भी क्वेरीज है उनको कमेंट में लिख के भेजिए, जैसे ही मैं उन्हें देखूंगा मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है The xt graph of a particle undergoing simple harmonic motion as shown in figure, ये डायग्राम इसका दिया हुआ है। The acceleration of the particle at t equals to 4/3 सेकेंड। 4/3 सेकेंड पर हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है भाई। अब इसको हम कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो इस ग्राफ से हमें क्या क्या मिल रहा है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू अबव और बिलो द मीन पोजिशन, जो मैक्सिमम वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की वो है 1। दैट मीन्स कि जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है a मैक्स, वो कितना आ गया है हमारे पास? 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। टाइम पीरियड जो हमारे पास होगा, टाइम पीरियड हम लेंगे यहाँ पर। अब कई बच्चे क्या करेंगे कि टाइम पीरियड की वैल्यू लेंगे 12 सेकेंड्स, पर वो 12 नहीं आएगा। टाइम पीरियड क्या होगा? जिसमें एक साइकिल कंप्लीट हो जाए। तो एक साइकिल कहाँ से कहाँ कंप्लीट हो रही है? यहाँ कंप्लीट हो रही है एक साइकिल, यहाँ पर। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 8 सेकेंड्स हो गया। टाइम पीरियड कितना हो गया है? 8 सेकेंड्स हो गया है। अब हमें एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना है, कब? जब टाइम है 4/3 सेकेंड। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो क्या मान लेंगे? हम इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे कि लेट x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, ये है। x की वैल्यू कितनी है? a साइन ओमेगा t, ठीक है।
हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2 बार। तो पहला डिफरेंशिएट किया तो dx अपॉन dt, यहाँ से बना a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो d2x अपॉन dt2, ये बनेगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू बनेगी। तो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू माइनस a कितना है 1 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू रख दी 1 सेंटीमीटर। ओमेगा को मैंने लिख दिया 2 पाई ओवर टी, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। यहाँ पर साइन, ये ओमेगा अंदर कितना है 2 पाई बाई टी है और ये टी है। अब हमें टाइम पीरियड जो दिया है वो कितना दिया है 4/3 सेकेंड्स, और जो टाइम पीरियड टी की वैल्यू है वो कितनी है 8। तो ये वैल्यू पुट कर दो, -1, ये कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ से ये कितना हो जाएगा साइन 2 पाई, और ये कैपिटल टी की वैल्यू 8 और स्मॉल टी की वैल्यू कितनी 4/3। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो कितना बनेगा, ये 2 टाइम्स 2 और ये 2 कैंसिल, और ये a की वैल्यू आ गई कितनी -4 पाई स्क्वायर अपॉन t की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 × 8 64, और यहाँ से बनेगा साइन कितना, ये बनेगा π/3। π/3 का मतलब साइन 60 डिग्री। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बनेगा -π² अपॉन 16, और ये आएगा √3/2। तो ओवरऑल जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी -√3π² ओवर 32। तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू हो गई एक्सेलरेशन की, जब हमें कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन दी है जो कि फिगर में शो की गई है इस तरह से। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे आपको उन्हें इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन अ बॉडी ऑसिलेट्स सिंपल हार्मोनिकली with period of 2 seconds. After what time will its kinetic energy be by 75% of the total energy? तो इस क्वेश्चन को करने का प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले तो वैल्यू लिखो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है। टोटल एनर्जी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसकी वैल्यू क्या होती है ½ kA², जहाँ a क्या होता है एम्पलीट्यूड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो m²A²। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या होती है ½ m²A² - x²। अब गिवन क्या है, गिवन है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 75% है किसका, टोटल एनर्जी का। 75% मीन्स कितना हो गया 3/4। तो के जो है वो 3/4 है किसका, टोटल एनर्जी का। तो के कितना है, ये है, तो ये वैल्यू कितनी ½ m² A² - x² इक्वल्स टू 3/4, और टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी ½ m² और A²। तो यहाँ से कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, देखो ये पूरा का पूरा चला गया, ये पूरा का पूरा चला गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 4A² - 4x², और ये बनेगा कितना 3A²। ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करोगे तो ये बनेगा कितना A² और ये बनेगा 4x², यानी कि A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2x। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब कितने टाइम बाद ऐसा हो रहा है, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम लिख लेंगे x इक्वल्स टू A साइन ओमेगा t। अब ये जो A है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2x, तो x इक्वल्स टू 2x साइन ओमेगा t। तो ये हो गया 1/2 साइन ओमेगा t। साइन ओमेगा t 1/2 कब होगा, जब ये जो वैल्यू है किसके बराबर हो π/6, यानी कि ओमेगा t जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई π/6। तो ये कितना हो गया 2π/t इंटू t π/6। अब जो टाइम पीरियड है वो कितना दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। तो ये हो गया 2π/2 इंटू टी और π/6। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल, तो t की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1/6 सेकेंड्स। तो यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड जो टाइम हो गया कि 1/6 सेकेंड्स बाद जो काइनेटिक एनर्जी है टोटल एनर्जी की कितनी हो जाएगी 75% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.2 kg
executes simple harmonic motion along x-axis with frequency 25 by pi hertz at the position x is equals to 0.04 meter. The object has kinetic energy of 0.5 joule and potential energy 0.4 joule. The amplitude of oscillation is equal to, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जो वैल्यू दी हुई है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दी है, और हमें क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले टोटल एनर्जी की अगर इक्वेशन लिखूँ, प्रोसेस जो रहेगा सॉल्व करने का, टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है, हाफ के ए स्क्वायर इसके बराबर होती है, और के जो है वो किसके बराबर होता है, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होता है। हमें क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जो है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू टोटल एनर्जी अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, यानी कि सिर्फ ए की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो गई, वो हो गई 1 अपॉन ओमेगा अंडर रूट 2 इंटू टी ई अपॉन एम। अब टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, पहली बात तो ओमेगा जो है वो किसके बराबर होगा, 2 पाई एफ, और टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, यहाँ से 2 हो गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और एम की वैल्यू हमें है हमारे पास ए। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 2 पाई, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू है 25 अपॉन पाई अपॉन इंटू 2, काइनेटिक एनर्जी 0.5 और पोटेंशियल एनर्जी 0.4 अपॉन एम की जो वैल्यू है मास वो है 0.2। तो यहाँ कितना आएगा, ये पाई से पाई कैंसिल, नीचे बचेगा कितना 1 अपॉन 50, और यहाँ से 2 से 2 खत्म, ये आ जाएगा अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 से सॉल्व होगा तो ये आएगा 3/50, जिसको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.06 मीटर। तो जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0.06 मीटर, ठीक है। तो होपफुली ये जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आपकी जो क्वेरीज है उनको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं जैसे ही उन्हें देखूंगा उनका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ पार्टिकल स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन विथ टाइम पीरियड टी। The ratio of kinetic energy and potential energy of particle at time t equals to t/12 है ना। तो इसको कैसे करोगे, प्रोसेस क्या रहेगा सॉल्व करने का, सबसे पहले तो इक्वेशन ले लो, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो चाहिए हमें, ठीक है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो इक्वेशन के साथ ही सॉल्व करके ले जाओ, और या फिर काइनेटिक एनर्जी को अलग से निकाल लो और पोटेंशियल एनर्जी को अलग से निकाल लो। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर होती है किसके, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे तो कितना बनेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, और इसको लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, हाफ एम वी स्क्वायर के। तो मेरे को इसको वी बनाना पड़ेगा इस इक्वेशन को। तो वी कैसे बनाऊंगा, वी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी कर दूंगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये वी की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो क्या बनेगा, हाफ एम, ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। हमें रेशो चाहिए काइनेटिक एनर्जी का, किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। तो के ई डिवाइड बाय पी ई, ये कर दिया हमने। के ई की जो वैल्यू है वो कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ ये कैंसिल हो गया पूरा, और यहाँ ये पूरा कैंसिल हो गया। तो कॉस अपॉन साइन जो है वो बन गया कॉट। इसको वापस से लिख देता हूँ मैं, ये वैल्यू क्या बन गई, कॉट। तो कॉट स्क्वायर ओमेगा टी।
अब जो कॉट है, ओमेगा को मैंने लिखा 2 पाई अपॉन टी, और ये जो टी है इसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, t/12, और इस पूरे का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बना t से t कैंसिल हुआ, और ये कितने टाइम्स कटा हुआ, 6 बार कट गया, 6 टाइम्स, 2 6 12। तो ये कितना आया, ये आया 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3। तो यानी कि के ई अपॉन पी ई का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर, यानी कि 3:1। तो जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3:1। ओए इस क्वेश्चन में बोला है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM will be equal to 1/8 of its potential energy when its displacement from the mean position is। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विल बी 1/8 ऑफ इस पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले तो जो इनकी वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। गिवन क्या है, गिवन है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, 1/8 है ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या लिखा जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/8, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है वो देखो, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर गया, ये गया पूरा और ये पूरा गया, बचा क्या, यहाँ से बचा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8a स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर x स्क्वायर, तो 8a स्क्वायर इक्वल्स टू 9x स्क्वायर। तो हमें चाहिए x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 8/9a स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2√2/3a। तो ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, जब जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी का कितना है, 1/8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास m एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन with amplitude a and frequency f. The average kinetic energy during its motion from position of equilibrium to the ends is। तो यहाँ पर हमें पूछा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, दो पोजीशन है हमारे पास, एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन जहाँ पर x 0 रहेगा, और एक एंड वाली पोजीशन जहाँ पर x की वैल्यू एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगी। तो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, ke1 प्लस ke2, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ke1 का मतलब क्या रहेगा, जब x की वैल्यू क्या रहेगी 0, तो ke1 हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इक्विलिब्रियम पर x बराबर होगा 0, तो ये किसके बराबर होगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। हमने क्या किया है, यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया। सेकंड हमें क्या करना है, सेकंड में हमें हाफ m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर, और यहाँ पर भी x भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 0, यहाँ पर x बराबर कितना हो गया, a हो गया। अब क्या सॉल्यूशन है, हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब क्या होगा, ke1 की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और ये वैल्यू हो गई 0 और डिवाइड बाई 2। तो एवरेज जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो गई वो कितनी हो गई, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, हमें अब क्या बताना है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है। तो ओमेगा जो है उसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2πf। तो यहाँ पर हम 2πf सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज वो कितनी आ जाएगी, 1/4 m, ओमेगा की 2πf स्क्वायर करना है और ये a स्क्वायर,
तो ये 4 से 4 मरेगा, तो यहाँ वैल्यू बनेगी m पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर और ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई? एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है a certain simple harmonic vibrator of mass 0.1 kg has a total energy of 10 joule. Its displacement from the mean position is 1 centimeter when it has equal kinetic energy and potential energy. ठीक है, the amplitude A and frequency of the vibration is. तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर है। कब है? जब इसकी पोजीशन कितनी है? 1 सेंटीमीटर पर है। तो पहले इसका एम्पलीट्यूड हम निकाल लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी को बराबर करेंगे हम किसके? पोटेंशियल एनर्जी के। तो ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये पूरा कैंसिल, ये कितना बचेगा? ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ये बच जाएगा। x की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2 सेंटीमीटर। ये आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये अब हमें बोला है कि जब इसका पोजीशन 1 सेंटीमीटर है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर है, और जो टोटल एनर्जी है वो कितनी दे रखी है? 10 जूल दे रखी है। अब हमें एक चीज़ पता है कि जो टोटल एनर्जी है वो सम होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि दोनों बराबर हैं। सिंस PE इक्वल्स टू है KE, तो ये 10 है तो दोनों कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि PE जो है वो कितना होगा? 5 जूल होगा, और PE जो है पोटेंशियल एनर्जी उसकी वैल्यू कितनी होती है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 जूल। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जो हमें गिवन है। हाफ m की वैल्यू कितनी है? 0.1, ओमेगा की वैल्यू हमें चाहिए ओमेगा स्क्वायर की, x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है यानी कि 10 पावर -2 स्क्वायर और ये 5। तो हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और नीचे कितना हो जाएगा? 10 पावर -4 और मल्टीप्लाई बाय 0.1। ठीक है, तो यहाँ से ये सॉल्व होगा, तो ये 10 और 4 5 6, तो ये बनेगा 10 पावर 6, तो ये हो जाएगा 10 पावर 3 यानी कि 1000 हर्ट्ज। अब हमें क्या चाहिए? फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f 1000 हर्ट्ज, तो f बराबर हो जाएगा 1000 हर्ट्ज अपॉन 2 पाई। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 500 अपॉन पाई। तो होपफुली ये जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं ये सब समझ में आ रहे होंगे। आप क्वेश्चन में बोला गया है अ मास m इज अटैच्ड टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K फिक्स्ड वन साइड टू रिजिड सपोर्ट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द मास ऑसिलेट्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस विद टाइम पीरियड t एंड एम्पलीट्यूड a। व्हेन द मास इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन अनदर मास m इज जेंटली प्लेस्ड ऑन इट, What will be the new amplitude of oscillation? तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक स्प्रिंग है, इसका एक एंड जो है वो रिजिडली अटैच्ड है, दूसरा एक मास से अटैच्ड है कैपिटल M से इनिशियली। तो इनिशियल कंडीशन क्या है? इनिशियली कंडीशन है कुछ ऐसी, ये स्प्रिंग है और ये कैपिटल M जो मास है उसके साथ अटैच्ड है। तो इस केस में जो टाइम पीरियड होगा उसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। लेट सपोज टाइम पीरियड है t1, तो 2 पाई इक्वल्स टू m अपॉन k, और ये m कौन सा है? कैपिटल M है ना। इसको वापस से लिख देता हूँ मैं, ये वाला जो m है ये कौन सा m है? कैपिटल M है, कैपिटल M और k, इसको लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड केस में जब इसके ऊपर ये छोटा वाला मास रख दिया तो उस केस में जो टाइम पीरियड हो जाएगा उसको हम लिख लेंगे, तो टोटल जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो इन सेकंड केस के अंदर जो टोटल मास हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M, इसलिए तो टाइम पीरियड हो जाएगा अब स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन k, ये हो जाएगा। ये हो गया टाइम पीरियड t2। अब हमें पूछा व्हेन द मास इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन अनदर मास इज, तो व्हाट विल बी द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। क्योंकि इस सिस्टम पर
कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम कर नहीं रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सिंस देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल जो मोमेंटम है वो बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। तो इनिशियल मोमेंटम जब खाली ये मास था m, तो लेट सपोज कि उस केस में जो वेलोसिटी है वो v1 है, जब मास केवल m है तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो v1 है, तो इसको हम लिख दिया कैपिटल M, v1 इक्वल्स टू, फिर मास हो गया कितना m प्लस कैपिटल M और v2, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब जो वेलोसिटी है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। वेलोसिटी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, यानी कि v1 इक्वल्स टू होगा a1 ओमेगा, और v2 जो होगा वो क्या होगा ओमेगा 1, और ये क्या होगा ओमेगा 2, a2 ओमेगा 2। तो हम इक्वेशन 3 में v1 की जगह रख देंगे a1 ओमेगा 1 और v2 की जगह रख देंगे a2 ओमेगा 2। तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगी, कैपिटल M, ये हो जाएगा a1 जिसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पर a, ये हो जाएगा ओमेगा 1 और ये हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी a2 और ओमेगा 2। अब ओमेगा हमें पता है कितना होता है, 2 पाई बाई टी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 पाई बाई टी रखेंगे, ये a, ये 2 पाई बाई t1 और ये स्मॉल m प्लस कैपिटल M a2 जो हमें फाइंड आउट करना है, और 2 पाई बाई t2, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, t1 और t2 की वैल्यू हमारे पास है, तो जो वैल्यू हमारे पास है वो वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो कैपिटल M a और ये 2 पाई तो ख़त्म ही हो चुका है अपॉन t1 की वैल्यू कितनी है, t1 की वैल्यू है 2 पाई कैपिटल M, और ये वाला जो k है ऊपर चला जाएगा, ये k ऊपर चला गया। सिमिलरली यहाँ पर स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये a2, और t2 की वैल्यू कितनी रहेगी 2 पाई अंडर रूट स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और ये कितना रहेगा अंडर रूट k। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये k से ये कैंसिल, और ये बन जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा अंडर रूट m और ये a, और ये बन जाएगा अंडर रूट m प्लस कैपिटल M, और ये हो जाएगा a2। तो फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a2 की वैल्यू हो जाएगी a अंडर रूट कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये क्या आ गया, ये आ गया ऑसिलेशन, ये एम्पलीट्यूड आ गया। जब इस कैपिटल M मास के ऊपर हमने स्मॉल m का जो मास है वो प्लेस कर दिया, तो हमारा जो नया एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, a अंडर रूट कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला गया है, एक मिनट रुकना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वन एंड ऑफ लॉन्ग मेटालिक वायर ऑफ लेंथ L is tied to the ceiling, the other end is tied to a massless spring of spring constant K. A mass M hangs freely from the free end of the spring. The area of cross section and the Young modulus of the wire is A and Y. Mass is slightly pulled down and released. तो देखो इस क्वेश्चन में जो सीन बन रहा है वो कुछ इस तरह से है। ये सीलिंग है, पहले यहाँ से एक रॉड लटकी हुई है, इस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया है A है, और जो यंग मॉड्यूलस है वो Y है, और इसकी जो लेंथ है वो L है। अब इसी रॉड के साथ एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया, ये स्प्रिंग लगा दी, और स्प्रिंग के अदर एंड पर एक मास लगा हुआ है जिस मास की वैल्यू है M, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वायर है, ये जो रॉड है, इस रॉड को भी हम स्प्रिंग की तरह कंसीडर करेंगे, और स्प्रिंग की तरह कंसीडर करेंगे तो हम इसका क्या निकालेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो वी विल कंसीडर द रॉड एज अ स्प्रिंग, तो वी विल कंसीडर द रॉड एज अ स्प्रिंग। तो इसको यदि स्प्रिंग की तरह कंसीडर करेंगे तो हमें इसका स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए।
और स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है, F इक्वल्स टू के एक्स, यानी कि के की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, F अपॉन एक्स के। तो F की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास है क्या, हमारे पास है यंग मॉड्यूलस दिया हुआ है। तो यंग मॉड्यूलस जो दिया हुआ है उस यंग मॉड्यूलस की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यदि इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या क्या मिल जाएगा, फोर्स। तो फोर्स जो है वो तो किसके बराबर हो जाएगा, y इंटू ए के, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है यानी कि इसकी लेंथ है वो हो गई l। तो इस केस में जो k है वो कितना हो जाएगा, वाई ए अपॉन एल। इसको लिख दिया मैंने k1। और स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, वो k दिया हुआ है। तो अब ये कुछ इस तरह का केस बन जाएगा, किस तरह का, ये सीलिंग है, एक स्प्रिंग ये हो गई और एक स्प्रिंग ये हो गई, ठीक है। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया k1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया k। तो दोनों जो स्प्रिंग हैं किस में हो गई, सीरीज में हो गई, और सीरीज में जब है तो उसके लिए जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें पता है। सिंस बोथ आर इन सीरीज, दोनों सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, k1 इंटू के अपॉन k1 प्लस के। तो k1 की वैल्यू कितनी है, k1 की वैल्यू है वाई ए अपॉन एल इंटू के, और k1 वाई ए अपॉन एल प्लस के। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ए वाई के अपॉन वाई ए प्लस के एल। ये के इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई। हमें निकालना क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है t, वो कितना होगा, 2 पाई m अपॉन के इक्विवेलेंट। तो 2 पाई m, के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, a वाई के, और ये वाला ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, वाई ए प्लस के एल, ये वैल्यू हो गई। तो ये हमारा क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया इस केस के लिए, जब एक रॉड के साथ एक स्प्रिंग को अटैच किया गया है। तो यहाँ पर हमने जो मेन फंडा था वो क्या लगाया कि जो रॉड थी उसको भी हमने क्या कंसिडर किया, स्प्रिंग। और स्प्रिंग बनाने के बाद उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट निकाला है वो कैसे निकाला है, F जो है यानी कि फोर्स, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, y इंटू ए, और वही जो फॉर्मूला y इक्वल्स टू के एक्स, इस केस में x बराबर हो गया कैपिटल L के। तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट निकल गया किसका, रॉड का, जो कि कितना आया, वाई ए अपॉन एल। देन उसके बाद जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है उसका हमने फॉर्मूला लगाया, और फिर इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को हमने टाइम पीरियड के फॉर्मूला में पुट कर दिया, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इनको समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों का बेनिफिट मिल सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है अ वेटलेस स्प्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर इज केप्ट स्ट्रेट एंड अनस्ट्रेच्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड its end are rigidly fixed. A mass of 0.25 kg is attached at the middle of the spring and is slightly displaced. तो देखो ये कुछ इस तरह की कहानी है। कहानी कुछ इस तरह की है, वेटलेस स्प्रिंग है जिसकी लेंथ है 60 मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन मीटर पर, ठीक है। ऐसी स्प्रिंग है कोई, अब उसकी जो लेंथ है 60 है, स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 का, एंड अनस्ट्रेच्ड ऑन अ स्मूथ, ये खींचा नहीं है शुरू में, इसको दोनों एंड इसके क्या है, फिक्स है, दोनों एंड क्या है इसके, फिक्स है। फिर क्या किया, 0.25 kg का जो मास है वो उसको बीच में अटैच कर दिया। सेकंड कंडीशन कुछ इस तरह से बना दी इसकी, ये बना दी इसकी सेकंड कंडीशन। तो बीच में अटैच किया है, यानी कि ये वाली जो स्प्रिंग है फर्स्ट कंडीशन वाली, इसको दो इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। तो जब हम एक स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट में कट कर देते हैं तो हर पार्ट का जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है वो कितना हो जाता है, NK के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट है व्हेन आ स्प्रिंग is cut into n identical parts, then spring constant of the part वो कितना होता है, n into k।
तो यहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हर पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, लेट सपोज ये k डैश है तो वो कितना हो जाएगा 2k, यानी कि 2 × 100 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब ये वाला जो केस है, ये वाला केस कैसा बन गया कि एक मास बीच में रखा है और 2 स्प्रिंग कांस्टेंट है k डैश और k डैश, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी, पैरेलल की तरह। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल स्प्रिंग। तो पैरेलल स्प्रिंग के केस में जो कॉम्बिनेशन हम करते हैं तो k इक्विवेलेंट कितना आता है उसमें, k डैश प्लस k डैश यानी कि 2k डैश, और k डैश की वैल्यू है 200, तो ये हो जाएगा कितना 400। ठीक साहब। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तो टाइम पीरियड जो होगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2 पाई m/k इक्विवेलेंट। तो 2 पाई m की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.25 और k इक्विवेलेंट कितना है 400। ठीक है, यहाँ से ये 0 गया तो ये नीचे 2 0 आ गए, और ये 25 और ये कितना हो गया, ये हो गया है आपका 4 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और ये नीचे आ जाएगा 1600 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो बाहर जो आएगा वो आएगा 2 पाई ओवर ये 10 और ये 4 40, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा π/20। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड आ जाएगा इसका वो कितना आ जाएगा π/20। तो इस क्वेश्चन में जो मेन कंसेप्ट था वो क्या था कि सबसे पहले तो जब इसको हमने 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हर पार्ट का जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना हो गया, वो 2k हो गया हर पार्ट का, क्योंकि वो किसके बराबर होता है, nk के बराबर होता है। यानी कि पहले 100 था तो अब कितना हो गया 200 हो गया हर पार्ट का। फिर ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये वाला, ये किसकी तरह हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह। तो इस केस में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया, k डैश प्लस k डैश इक्वल्स टू 2k डैश यानी कि 400। तो उसके बाद हमने जो फार्मूला यूज़ करते हैं हम 2 पाई √ m/k इक्विवेलेंट, वो फिट कर दिया यहाँ पर और वो फार्मूला लगाया तो हमारा इजीली आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg is held between 2 rigid supports by 2 springs of spring constant 8 Newton per meter and 2 Newton per meter. If the particle is displaced along the direction of the length of the spring, frequency निकालनी है। तो ये कुछ इस तरह का केस है, बहुत सिंपल। ये एक स्प्रिंग है, ये बीच में मास लगा हुआ है, ये एक स्प्रिंग है और ये केस है। मास जो है उसकी वैल्यू है 0.1, 2 स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये है 2 का और ये है 8 का। तो ये जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह हो गया, तो k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका 2 + 8 यानी कि 10 न्यूटन पर मीटर। हमें पूछा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1/2 पाई, और अब हो जाएगा k इक्विवेलेंट अपॉन m, तो 1/2 पाई, k इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 10, मास जो है वो कितना है 0.1 है, ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 10/2 पाई। फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5/पाई। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मेरे को इनिशियली इसको समझोगे तो आप एक बार इसका डायग्राम जब आपसे बन जाएगा तो ये बहुत ही चंपू सा क्वेश्चन है, और डायरेक्ट बिना डायग्राम के भी अगर समझ में आ रहा है तो बहुत ही वेल एंड गुड है, नहीं तो एक बार डायग्राम बन जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज अल्फा व्हेन अ फोर्स इज 4 न्यूटन, और बीटा है जब 5 न्यूटन का फोर्स है, तो लेंथ स्प्रिंग की क्या होगी जब 9 न्यूटन का फोर्स होगा। तो देखो जब इक्विलिब्रियम में पोजीशन में स्प्रिंग है तो F बराबर होता है kx, उस पर फोर्स जो लगता है, माइनस साइन मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ अभी। अब जब 4 न्यूटन का कोई फोर्स लगा है तो लेंथ है उसकी अल्फा। ठीक है, तो मैं इनिशियल लेंथ ले लेता हूँ L, तो F की जगह लिख देता हूँ KL। तो वह जब 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो 4 न्यूटन इक्वल्स टू K, और अल्फ़ा कोई लेंथ है तो यानी कि खिंच गई उतनी लेंथ, तो अल्फ़ा माइनस L, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। सिमिलरली इसको लिख दिया मैंने 1, 5 न्यूटन के लिए हो जाएगा 5K, ये हो जाएगा बीटा माइनस L, ये हो गई सेकंड। सिमिलरली 9 न्यूटन के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये है गामा, तो गामा माइनस L, ऐसे मैंने मान लिया। अब सबसे पहले 1 को मैं सेकंड से डिवाइड कर दूंगा, 1 डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये हो जाएगा 4/5, K से K मर जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस L, और ये हो जाएगा बीटा माइनस L। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा कितना 4 बीटा माइनस 4L, ये बनेगा कितना 5 अल्फ़ा माइनस 5L। फर्दर सब सिंप्लीफाई करोगे इसको
तो एल वाले एक साइड, अल्फ़ा वाला एक तरफ, अल्फ़ा बीटा वाले, तो एल वाले एक साइड लाओगे तो 5L माइनस 4L, और ये हो जाएगा 5 अल्फ़ा माइनस 4 बीटा। तो एल की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 अल्फ़ा माइनस 4 बीटा, ये एल की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दूंगा 1 से, तो 3 डिवाइड बाय 1, तो 3 को डिवाइड से 1 करोगे तो 9/4 इक्वल्स टू, ये होगा गामा माइनस एल और ये होगा अल्फ़ा माइनस एल। वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 9 अल्फ़ा माइनस 9L, ये कितना बनेगा 4 गामा माइनस 4L। हमें वैल्यू चाहिए गामा की, तो एल वाले सारे एक साइड इकट्ठे कर दो, तो 9 अल्फ़ा माइनस ये कितना हो जाएगा, एल इधर चला जाएगा तो 9, ये प्लस का होगा और प्लस का होगा तो ये हो जाएगा 5L इक्वल्स टू 4 गामा। ठीक है, तो 9 अल्फ़ा ऐसा ऐसा, 5L, एल की वैल्यू यहाँ से लो, ये वैल्यू एल की, तो ये वैल्यू पुट करोगे तो कितना बनेगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये होगा 5 अल्फ़ा माइनस 4 बीटा और इक्वल्स टू 4 गामा। तो 9 अल्फ़ा माइनस ये 25 अल्फ़ा और ये कितना हो गया 20 बीटा इक्वल्स टू 4 गामा। तो ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा 16 अल्फ़ा माइनस का, और ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पेन चेंज कर देता हूँ, रब करके दोबारा लिख देता हूँ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 20 बीटा इक्वल्स टू 4 गामा। 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 बीटा माइनस 4 अल्फ़ा। तो जो लेंथ में चेंज आएगा, जो लेंथ होगी स्प्रिंग की जब 9 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा, तो लेंथ हो जाएगी 5 बीटा माइनस 4 अल्फ़ा। तो ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन था। तो मेरे कराने के बाद इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करना, या अभी भी देख रहे हो अगर, तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को दोबारा से समझने की कोशिश करना कि मैंने किया क्या है इसमें। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तो इस क्वेश्चन में मैं बोला है अ सिस्टम ऑफ स्प्रिंग विद देयर स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर एज शोन इन फिगर, द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मास विल बी। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले ये दोनों तो किस में हो गए, सीरीज़ में हो गए, और ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो ये दोनों सीरीज़ में है तो इनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको लिख लेता हूँ मैं K इक्विवेलेंट 1, या KA लिख देता हूँ मैं, इसको लिख देता हूँ KA। तो KA की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा KB, उसकी वैल्यू हो जाएगी K3 प्लस K4। नई जो स्प्रिंग बनेगी अब, वो नई स्प्रिंग बनेगी कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा KB और ये हो जाएगा KA। अब ये दोनों भी किस में है, सीरीज़ में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट कांस्टेंट आएगा KC, वो किसके बराबर होगा, KA KB अपॉन KA प्लस KB। ठीक है, तो KC की वैल्यू, KA कितना है, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और KB कितना है, K3 प्लस K4 अपॉन K1 प्लस K2, KA प्लस KB, यानी कि K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस ये कितना हो जाएगा, K3 प्लस K4। सिंप्लीफाई करोगे तो KC की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, K1 K2 मल्टीप्लाई बाय K3 प्लस K4 अपॉन K1 K2 मल्टीप्लाई बाय K1 प्लस K2, और ये हो जाएगा कितना, K3 प्लस K4, ये हो जाएगा। हमें निकालना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड निकालोगे तो T इक्वल्स टू कितना होगा, 2 पाई M अपॉन K इक्विवेलेंट। टाइम पीरियड निकालना है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है, सॉरी। तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स कर दो, यानी कि F इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई K इक्विवेलेंट अपॉन M। तो यहाँ से F की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई, K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, K1 K2, और ये कितना हो गया, K3 प्लस K4 अपॉन कितना आ गया M, ये कितना आ गया, K1 K2 प्लस K1 प्लस K2, और ये आ जाएगा कितना, K3 प्लस K4। ठीक है, ये वैल्यू आ गई किसकी, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट था वो क्या था, सबसे पहले तो आपको ये अरेंजमेंट्स जो हैं ये दिए गए हैं, इनको समझना है कि ये सीरीज़ है या पैरेलल है।
उसके बाद इनके फॉर्मूला लगा के इनके इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। देन वापस से एक नया अरेंजमेंट बनेगा, उस अरेंजमेंट को आपको समझना है कौन सा अरेंजमेंट है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है और फाइनल आंसर जो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में पुट करनी है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास m is attached to 3 identical springs A, B and C, each of force constant K as shown in figure. If the particle of mass m is pushed slightly against the spring A and released, then the time period. तो कहानी कुछ ऐसी हो रही है कि इस पार्टिकल A को क्या कर दिया जाता है, पुश कर दिया जाता है, यानी कि दबाया जाता है, ऊपर की तरफ खींचा जाता है, पुश स्लाइटली अगेंस्ट द स्प्रिंग A। ठीक है, तो ये कंडीशन कुछ ऐसे बन गई, ये पहले ऐसी थी, अब ये ऐसी हो गई। और ये खिंच गए यहाँ से ऐसे, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। ये एंगल अभी भी कितना है, 90 है। इनिशियल ये कंडीशन कुछ ऐसे थी, ये यहाँ था ऐसे और ये यहाँ था। ठीक है, तो लेट सपोज जो A को आपने पुश किया वो x डिस्टेंस से पुश किया। लेट स्प्रिंग A इज पुश्ड बाय x डिस्टेंस, तो x डिस्टेंस से इसको पुश किया है तो F इक्वल्स टू कितना हो गया, -kx हो गया A के लिए। तो B का जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर की तरफ ऐसे, और C का जो फोर्स लगेगा ऐसे लगेगा। तो ये 90 डिग्री पर था, तो ये एंगल 45 का, ये एंगल 45 का, तो दोनों के जो फोर्स लगेंगे वो इस डायरेक्शन में आ जाएंगे ऐसे। इसका एक कंपोनेंट FB का वो कितना हो जाएगा, F cos 45, और इसका भी कितना हो जाएगा, F cos 45। यानी कि जो नेट फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स वो कितना आ जाएगा, F नेट इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स FA माइनस मैंने पहले लगा दिया प्लस F, दोनों फोर्स सिमिलर होंगे तो F cos 45 डिग्री प्लस F cos 45 डिग्री। अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें। अब डिस्प्लेसमेंट जो ये वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें है x। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पर देखो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल में ये कुछ इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है ऐसे। तो ये जो एंगल है ये कितना है, 45 डिग्री है। ये कितने का एंगल है, ये 90 का है। तो ये क्या है, x, ये x है और ये x डैश है। तो x डैश किसके बराबर हो जाएगा, s cos 45 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो k x डैश लिखा जाएगा, यानी कि f नेट जब मैं लिखूँगा तो ये तो कितना हो जाएगा, माइनस ये कितना रहेगा, kx, ये क्या लिखा जाएगा, k x डैश 2kx डैश, 2 ट्वाइस कर देता हूँ ना, 2kx डैश cos 45 डिग्री। अब ये जो x डैश है इसकी वैल्यू कितनी होगी, x cos 45 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आएगा, f नेट इक्वल्स टू माइनस kx प्लस 2k, और ये हो जाएगा x cos स्क्वायर 45 डिग्री। अब cos 45 होता है 1/√2, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि f नेट की जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, f नेट इक्वल्स टू माइनस k 2kx। f नेट जो है वो ma के बराबर होगा, ma प्लस 2kx इक्वल्स टू 0, यानी कि ओमेगा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हो गई 2k/m। m की जो वैल्यू है हमें गिवन है, कितना है, 1 किलोग्राम। ठीक है, m की वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ से ओमेगा जो हो गया वो हो गया कितना, 2k/m। और हमें निकालना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड जो किसके बराबर हो जाएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई और m/2k, ये क्या हो गया, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है द मास m एज शोन इन द फिगर ऑसिलेट्स इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड a, द एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट p। तो इस पॉइंट p पर हमें एम्पलीट्यूड चाहिए। तो क्योंकि ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में है, सिंस बोथ द स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, दोनों स्प्रिंग सीरीज में है,
तो दोनों पर जो फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स लगेगा, दोनों पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। हेंस टेंशन फोर्स ऑन बोथ द स्प्रिंग्स आर सेम रहेगा। यानी कि अगर उस टेंशन फोर्स को मैं F कह दूं तो F किसके बराबर होगा, K1x1 और K2x2, जहां x1 और x2 दोनों में क्या रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रहेंगे। ठीक है, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, इससे मैं लिख सकता हूं कि जो x2 है वो किसके बराबर रहेगा, Kx1 अपॉन K2 के। नेट जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो किसके बराबर होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर। तो एम्पलीट्यूड जो है वो किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 के। और x2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से डाल दूँ तो कितना होगा, x1 प्लस K1x1 अपॉन x2। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, x1 कॉमन आ गया, K1 प्लस K2 है, ये K है ना, और ये हो गया K2 और ये हो गया x1। हमें चाहिए क्या, x1, तो x1 कितना आ गया, x1 आ गया a K2 अपॉन K1 प्लस K2। अब यहाँ पे हमें पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट P, तो पॉइंट P पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग K1। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P वो किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ K1 वाली स्प्रिंग। और यानी कि हमें x1 की वैल्यू चाहिए, तो x1 कितना आ गया, a K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये हमारा पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट समझना है कि जब स्प्रिंग सीरीज में है तो दोनों स्प्रिंग है उन पर जो फोर्स है, टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि K1x1 इक्वल्स टू K2x2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है अ बॉडी ऑफ मास 4.9 kg हैंग्स फ्रॉम अ स्प्रिंग एंड ऑसिलेट्स विद अ टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड। ऑन रिमूवल ऑफ द बॉडी द स्प्रिंग इज शॉर्टन बाय। तो हमें दिया है यहाँ पर टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड से हम क्या समझते हैं कि t इक्वल्स टू 2πm/k, ये चीज़ हमें समझ में आती है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो t की वैल्यू कितनी है, 0.5 है, ये 2π है, ये m की वैल्यू कितनी है, 4.9 है और k है। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 0.5 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 4π स्क्वायर, 4.9 अपॉन k। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई है, 4π स्क्वायर इंटू 4.9 अपॉन 0.5 इंटू 0.5, ये k की वैल्यू आ गई। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, इन इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वहाँ पर क्या बनेगा, mg इक्वल्स टू kx। अब बॉडी को रिमूव कर लोगे तो उतनी शॉर्ट होगी। तो m जो है, m की वैल्यू है 4.9, g की वैल्यू कितनी गिवन है 10, k की वैल्यू ये डाल दो कितनी है 4π स्क्वायर इंटू 4.9 अपॉन 0.5 इंटू 0.5 और ये हो गया x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ मास ऑफ 4 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 800 न्यूटन मीटर एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। इफ द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज 4 जूल, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मास इज। देखो टोटल एनर्जी दी हुई है, तो टोटल एनर्जी जो है TE वो कितनी है 4 जूल, और वो किसके बराबर होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हो, हाफ KA स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे निकलेगी, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से और k की वैल्यू है 800, तो ये आएगा 1/100, यानी कि यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1/10। मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, a ओमेगा स्क्वायर के। तो a की वैल्यू 10 आ गई और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, k/m के। तो 1/10, k की वैल्यू है 800 और m की वैल्यू जो है वो 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो 20 क्वेश्चंस हैं अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए सिंपल हार्मोनिक मोशन के या ऑसिलेशंस के, तो पहले 20 क्वेश्चन किए हैं, टोटल हमें करना है 100। तो ये जो 20 क्वेश्चन है होपफुली ये आप लोगों को समझ में आए होंगे, और अगर कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे भेजिए। मैं जैसे ही उसे देखूंगा आपकी जो क्वेरी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।